था कि इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रॉन का हिट करना क्या प्रूव करता है? पॉइंट बी पर यह प्रूव करता है कि जो दोनों फोर्स हैं वो आपस में इक्वल है। अभी मैंने बताया ना कि जब दो लोग हमको बराबर ताकत से खींचेंगे तो हम अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर स्ट्रेट लाइन में चल के हिट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजरा होगा तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज क्या हो जाता? डिफ्लेक्ट हो जाता। ठीक, तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, हम ये कह सकते हैं थर्ड पॉइंट से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, F इक्वल टू एफ डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे F क्या है हमारा? E इंटू स्मॉल ई इक्वल टू एफ डैश क्या है हमारा? स्मॉल ई इंटू स्मॉल वी इंटू कैपिटल बी। अब बेटा यहाँ पर देखो ई से ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? ई इक्वल टू वी बी, और ई इक्वल टू वी बी बचेगा तो यहाँ पर वी फाइंड आउट कर लें अगर हम, तो वी इक्वल टू ई अपॉन बी आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसको इक्वेशन 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें और इसको क्या बोल दें? 3 बोल दें, तो कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इतना सब समझ में आ गया हो तो हम इसको साफ कर दें, इरेज कर दें। ठीक, अब देखो v हमने फाइंड आउट कर लिया, v इक्वल टू क्या आया? E अपॉन बी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या दिखाई पड़ रहा है? निगेटिव टर्मिनल। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये हमारा क्या है? निगेटिव टर्मिनल है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर ना? अब इसकी लेंथ हम क्या मान लें? x मान लें, तो कोई दिक्कत? x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन मान लो हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो एक चीज़ ये बताओ आप कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, मोशन है, वो कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा ऑफकोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही तो स्ट्रेट लाइन में कैथोड किरणें चलती हैं। आप जानते हो पहले से, कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो कितनी दूरी ट्रैवल करेगा? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर चार्ज इसका E होगा और वेलोसिटी मान लो क्या है? v है। ठीक, तो जब यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक ये ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कुछ समय भी लगेगा। ठीक, तो मान लिया टाइम कितना लगा? t। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है? t टाइम यूज़ कर रहा है। ये कितना टाइम यूज़ कर रहा है? t टाइम यूज़ कर रहा है। ठीक, और किस वेलोसिटी से जा रहा है इलेक्ट्रॉन? v वेलोसिटी से जा रहा है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? तो हम ये कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस उतनी ही ये ट्रैवल करेगा जितनी कि इस प्लेट की लंबाई होगी। इस प्लेट की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप भाई? अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करेगा, तो आप कहोगे कि जितनी इस प्लेट की लंबाई है, या यूं कह लो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तक की डिस्टेंस, वहीं तक ट्रैवलिंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव प्लेट है उसकी लंबाई के बराबर ही ये डिस्टेंस तय करेगा। या यूं कह सकते हैं आप कि जो इलेक्ट्रॉन है वो t टाइम में x डिस्टेंस तय करेगा। t टाइम में x डिस्टेंस तय करेगा। क्यों तय करेगा? क्योंकि x डिस्टेंस किसके इक्वल है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के इक्वल ही तो है। ठीक, तो आप ये लिख सकते हो कि जो x है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला आपको फार्मूला आता ही है, वही फार्मूला लगा दो। दूरी आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो क्या निकल आएगी? डिस्टेंस निकल आई। x इक्वल टू वी टी, इसको इक्वेशन क्या डाल दें? 4 डाल दें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बेटा क्या है
कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से डिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा, इस तरीके से डिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ऐसे ये इतनी हाइट गेन कर लेगा, इतनी हाइट, ये डिस्टेंस हमको निकालनी होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पहले से पढ़ रखा होगा तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर पहले वाले केस में क्या था, y का कंपोनेंट 0 था, अब इसमें y का कंपोनेंट भी शामिल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ से देखो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है y डिस्टेंस दिखाई पड़ रही ना आपको, y डिस्टेंस, ये हमको निकालनी है, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अच्छा ये y डिस्टेंस तय क्यों कर रहा है, तो भाई ट्रैवल कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन y डिस्टेंस को, तो उसके पीछे रीजन क्या है। आप कहोगे कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तभी ट्रैवल कर रहा है, ठीक। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर बेटा एक्सीलरेशन भी क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। और वो एक्सीलरेशन कितना होगा, उस एक्सीलरेशन को कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये होता है एक्सीलरेशन, ठीक। तो इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने कितना बताया था, आपको ध्यान है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने बताया था F इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई, ये बताया था कि नहीं बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था। जब हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो यही फोर्स तो लग रहा था, ठीक। तो F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो गया, कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। अब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास हमको नहीं मालूम तो हमने क्या लिखा, m, और ये क्या बन गया, इक्वेशन 4 बन गई, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि जब ये y डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टाइल मोशन करके, तो किस वजह से ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ट्रैवल कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही यहाँ पर एक एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है, a, जो ए इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई अपॉन कैपिटल M, जो हमने लिख रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, y डिस्टेंस निकालना है। तो y डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ दिखाई पड़ेगा बेटा, y डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने पढ़ रखा होगा न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने जो इक्वेशन फॉर मोशन दिया था वो आपको मालूम होगी, इक्वेशन फॉर मोशन जो आप न्यूटन ने दिया था वो आपको अच्छे से मालूम होगी। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है ना, सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा न्यूटन का, कौन सा, मोशन के लिए जो उन्होंने बताया था, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा था। अब S क्या है यहाँ पर बेटा, S क्या है, आपकी डिस्टेंस है, ठीक। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। T क्या है, टाइम है। 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा। A क्या है, एक्सीलरेशन है। T क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर S की जगह क्या रख दें बेटा, Y रख दें। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो 0 इंटू टी हो जाएगा। 0 इंटू टी करोगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ई अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा देखो जीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ। इसको अगर हम ऐसे लिख लें कोई दिक्कत, ई हाफ या 1/2 इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम, ऐसे अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत। अब यहाँ बेटा टी की वैल्यू हमको रखनी है, तो वी के आप डब्ल्यू के टी ऐसे लिख दो। मतलब क्या होता है डब्ल्यू के टी का, वी नो दैट का मतलब
आप जानते हो, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, अभी देखो हम निकाल के आए थे, क्या निकाला था हमने, x इक्वल टू वी टी, एक्स इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हम t निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा x अपॉन वी, t क्या हो जाएगा, x अपॉन वी हो जाएगा। जब t x अपॉन वी हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आप रख दोगे कहाँ पे, इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 6 कह सकते हो, या यूं कह लो कि यहाँ पे t की वैल्यू पुट करने पे आप लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ t, ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू 1/2 कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपॉन m इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, e अपॉन m को फाइंड आउट करना है, तो इसको किनारे कर लो आप, e बाई m हो गया, ठीक। अब देखो, जब आप यहाँ पे इसको अलग करोगे तो क्या होगा, ये जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, y से, 2 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक। जो चीज़ें नीचे हैं इधर जाएंगी, ऊपर उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू v है तो v का भी मल्टीप्लाई हो, सॉरी v स्क्वायर है, v स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब नीचे क्या बचेगा, जो यहाँ पे ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक, कैपिटल E इंटू एक्स स्क्वायर। गड़बड़ तो नहीं है कहीं, इधर भी ध्यान देना, E अपॉन m इक्वल टू, अब 2y इंटू वी स्क्वायर अपॉन E इंटू एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। तो अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें v भी मालूम हो गया था, v मालूम हुआ था कहाँ पे, देखो हम यहाँ निकाल के लाए थे v इक्वल टू E अपॉन b, तो हम यहाँ लिख सकते हैं v v इक्वल टू, या ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, v फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, डस्टर देना, डस्टर। अब इक्वेशन थर्ड से v की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, e अपॉन m इक्वल टू 2y वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल E इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी रखनी है, v की, तो देखो रखते हैं e अपॉन m इक्वल टू 2y इंटू ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमने किसकी रख दी, v की, ठीक। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है तो e से e क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर e अपॉन m बचा, 2y इंटू ई अपॉन, यहाँ पे क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर देखो हमें y भी मालूम हो गया, E भी नोन है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, y क्या है, मैंने आपको बताया था, ये मोशन, ये जो हाइट आप डिफ्लेक्शन के बाद गेन किया इलेक्ट्रॉन ने, ये जो हाइट थी, ये हाइट y थी, ये भी हमको नोन हो गई थी, मतलब हमने निकाल लिया था। x क्या है, x जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम कर रहा था तब जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वो डिस्टेंस है, और b क्या है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है b, ठीक। सो सारी चीज़ें यहाँ पर नोन हैं, तो क्या ये अननोन चीज़ नहीं मालूम हो जाएगी हमको। तो इसी तरीके से इक्वेशन बनाकर थॉमसन ने क्या किया था, E अपॉन का रेशियो जो निकाला था वो कितना था,
76 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स, ठीक, या कूलाम पर किलोग्राम निकाला था। ये आपका E/m का रेशियो था जो कि थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, और ये हर सब्सटेंस के लिए इक्वल आ रहा था, ठीक। कोई भी गैस यहाँ ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, हर इक्वेशन के लिए मतलब हर सब्सटेंस के लिए यही E/m का रेशियो आ रहा था। जिससे क्या प्रूव हो गया, जिससे ये प्रूव हुआ कि हर सब्सटेंस से कैथोड किरणें निकल सकती हैं या निकलती हैं, ठीक। और कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो हम इनडायरेक्टली वे पे ये बोल सकते हैं कि हर सब्सटेंस में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका किसी भी सब्सटेंस का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो और कोई डाउट आपका इसमें? अगर कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, आपके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब E/m का रेशियो जब हमने निकाल लिया, ठीक, तो इसके बाद हम क्या सीखेंगे? इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे कैलकुलेट किया। भाई आज हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया और किसने किया? भाई थॉमसन ने किया। तो थॉमसन को तो E/m का रेशियो मालूम हुआ, ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हुआ। चार्ज किसने फाइंड आउट किया था? चार्ज फाइंड आउट किया था किसने? मिल्कन ने, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो स्टोनी ने, ठीक। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के E/m का रेशियो किसने निकाला? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने फाइंड आउट किया, किसने निकाला? मिल्कन ने। किस एक्सपेरिमेंट से निकाला? उसका नाम है मिल्कन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का हम क्या करेंगे? चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ठीक। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको E/m का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। कैथोड रेस की सारी प्रॉपर्टी आप पहले ही पढ़ चुके हो। यहाँ पर और तो कोई चीज़ ऐसी मुझे नहीं दिख रही जो आपको ना समझ में आने वाली हो। डायरेक्शन के बारे में भी मैंने सारे कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी बता दिया, ठीक। फ्लोरोसेंट मटेरियल के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है जो आपको लगती है कि यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊँगा मिल्कन का, तो उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ाने से पहले मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।